हरसू को आज़ादी की खुशबू में सदा शामिल करेगा, जिस्म जान को ए रोशन सिंह सा बिस्मिल करेगा। जैसा कि अभी 23 मार्च बीता है, 23 मार्च को जो 3 शहीदों को फांसी की सजा हुई थी, 23 मार्च 1931, तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। दरअसल ये फांसी की सजा होने वाली थी 24 मार्च को। तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में इतना ज़्यादा डर बैठ चुका था। 24 मार्च की सुबह, परसों सुबह जो बीत गया, उस दिन फांसी दी जानी थी। ठीक 11:30 घंटे पहले, लगभग 7:30 बजे शाम को ही लाहौर जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं और कुछ लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। होता यह है कि जो अंग्रेजी सरकार अपने आप को विश्व की सबसे सभ्य सरकार कहती है, वो सरकार फांसी देने के बाद कुछ बातें आपको विचलित कर सकती हैं। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। तीनों को फांसी देने के बाद तीनों वीर शहीदों को उतारती है, बॉडी को चॉप करती है। इसके बाद सतलुज नदी के किनारे गोपनीय तरीके से दाह कर्म करने की प्रक्रिया में लगती है। तब तक गांव वाले आ जाते हैं और बॉडी को वहीं पे सतलुज नदी में ही डाल करके भाग जाते हैं। गांव वालों की सहायता से गोताखोर लगते हैं, डेड बॉडी को निकाला जाता है, उसका अंतिम संस्कार अच्छे तौर तरीके से, जो भी तौर तरीके हैं उस हिसाब से किया जाता है। तो एक ब्रिटिश सरकार की एक काली करतूत, क्या हुआ होगा उस समय, मैं विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। सतलुज दरिया का पानी तब जोर जोर से खौल उठा, सतलुज दरिया का पानी तब जोर जोर से खौल उठा, लाहौर जेल का जर्रा जर्रा वीर भगत सिंह बोल उठा, आज़ादी के दीवानों ने फांसी का फंदा चूमा था, मातम था हर एक घर में, जला न कोई चूल्हा था, जला न कोई चूल्हा था, जला न कोई चूल्हा था। आज़ादी के परवानों ने अपने प्राण त्यागे थे, बलिदानी के भाव को पढ़ के भारतवासी जागे थे, अखबारों के हर पन्ने पर इनकलाब के नारे थे, सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी मन मस्तक पे छाए थे, मन मस्तक पे छाए थे, मन मस्तक पे छाए थे। विद्या देवी किशन सिंह के घर में जन्मा एक बेटा, विद्या देवी किशन सिंह के घर में जन्मा एक बेटा, चाचे जिसके अजित सिंह थे बंधन कैसे सह लेता, नाम था उसका वीर भगत सिंह, शेरे वो पंजाब था, डरता था ना वो किसी से, हर दिल का सरताज था, हर दिल का सरताज था, हर दिल का सरताज था। आज उन 3 वीरों की शहादत के 92 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप जरा सोचिए कि 1947 के पहले जिन वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी, वो जहाँ भी होंगे, उनकी आत्मा क्या भारत को यदि देखती होगी तो क्या खुश होती होगी देख करके? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्योंकि जो सपना देखा था उन्होंने, जो ड्रीम देखा था कि हमारा भारत कैसा होगा, किस तरीके का होगा, यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, जो कुर्बानी उन्होंने दी, वास्तव में उस हिसाब से तो मैं नहीं पाता हूँ। तो कौन थे भगत सिंह, कौन थे राजगुरु, कौन थे सुखदेव? मैं सिर्फ इन्हीं 3 लोगों पे बात करूंगा। वैसे तो वीर गाथा डायरी में मैं सबके बारे में मुझे समय मिलेगा तो बात करूंगा, लंबी बातें करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं। सितंबर में, मतलब 23 साल की उम्र क्या होती है, और जिस समय में दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पे, जैसे शैला जी वहाँ बैठी हुई हैं तो वहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ पे जैसे कोई नहीं बैठा हुआ है, बम उठाया, उस जगह पे फेंक दिया।
उनकी मंशा ही नहीं थी कि किसी को मारा जाए। रही बात सैंडर्स की, तो सैंडर्स के मारने के बाद में उन्हें बहुत दुख हुआ था, ग्लानि हुई थी। कभी आप भगत सिंह जी की जेल डायरी पढ़िएगा, उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि एक दो अंग्रेज कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों को मार करके हम नहीं जीत सकते हैं, हमें पूरे भारतीयों का ध्यान केंद्रित करना होगा। जब भी कोर्ट में सुनवाई होती थी तो ब्रिटिश जज के सामने जब ये बोलना शुरू करते थे तो जनता तालियां बजाना शुरू करती थी। और हमारी मीडिया आज की मीडिया की तरह नहीं थी। भले ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन जो लिखने वाले स्वतंत्र पत्रकार थे वो पूरी तरीके से अपनी लेखनी को झोंक देते थे। देखिए, एक कवि या पत्रकार जब 100 बूंद आंसू गिराता है तो एक बूंद की स्याही बनती है और उससे लेखनी से कागज पर लिखा जाता है। ये वास्तविकता है। आप देखिए ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जेल में रही थी और वहीं से तो उन्होंने लिखा था, अपनी सारी की सारी रचनाओं को वहीं से उन्होंने लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में थे, लिखा है उन्होंने कैदी और कोकिला। तो ये जितने, प्रेमचंद जी अपने शिक्षा इंस्पेक्टर थे, वो निरीक्षक थे, नौकरी छोड़ दी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान। हम लोग कहाँ पे हैं आज के स्थिति में, हम लोग अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? तो मैं इसलिए ये कहानी कह रहा हूँ कि एक रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी बनाई गई, पूरे देश भर में नौजवान सभा बनाया गया, एक संगठन जिसके माध्यम से अपने राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। लेकिन एक समस्या थी। आप लखनऊ के ही आसपास, लखनऊ और भगत सिंह जी का रिश्ता मैं बताऊंगा। काकोरी का ये जो क्षेत्र है जहां पर काकोरी एक्शन किया गया, बाद में 19 दिसंबर और उसके पहले 17 दिसंबर को लाहिड़ी जी को फांसी की सजा दी गई और 19 दिसंबर को ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला जी को फांसी की सजा दी गई। तो 4 पंक्तियां उनके लिए कि किस तरीके से अशफाकुल्ला, आप जानते हैं कि मुस्लिम थे और राम प्रसाद बिस्मिल जी वो बिल्कुल वैष्णवी कट्टर हिंदू थे, लेकिन दोनों की दोस्ती देश को आज़ाद कराने के लिए उन दोनों का धर्म कहीं आड़े नहीं आया। तो 4 पंक्तियां हैं और उससे प्रेरणा लिया था भगत सिंह जी ने। मैं बताऊंगा कैसे। हालांकि सब दोस्त थे, कोई पहले चला गया, सब में आपस में ना ये होता, मतलब कंपटीशन होता था, कौन पहले मरेगा। भगत सिंह जी जब बम फेंकने जा रहे थे असेंबली में, दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सुखदेव कहेंगे तुम क्यों फेंकोगे, मैं फेंकूंगा। भगत सिंह जी कहेंगे अरे तुम फंस जाओगे, पुलिस वाले पूछेंगे सवाल, वहाँ पे तुम जवाब नहीं दे पाओगे, हमारी अंग्रेजी फर्राटेदार है। और भगत सिंह जी क्या अंग्रेजी लिखते थे। 21 साल की उम्र क्या होती थी, लव अफेयर, शायरी, इसी में तो लोग लगे रहते थे। सुखदेव को पत्र लिखते हैं, वो कहते हैं कि अरे अभी प्यार करने का वक्त नहीं होगा, देश आज़ाद होगा, करेंगे मोहब्बत, बहुत अच्छी चीज़ होती है, करेंगे, उसको भी आजमाएंगे, लेकिन आज़ाद देश में जब हम सांस लेंगे तब, अभी तो देश से ही मोहब्बत करेंगे। तो इस तरीके की मोहब्बत थी उनकी। तो 4 पंक्तियां हैं। हर सू को आज़ादी की खुशबू में सदा शामिल करेगा, जिस्म जान को ए रोशन सिंह सा बिस्मिल करेगा। फांसी के फंदे भी ना रोक सके थे सूरमा को, अशफाक बिस्मिल की सदा दोस्ती गर्वित करेगा, अशफाक बिस्मिल की सदा दोस्ती गर्वित करेगा। तो किशन सिंह जी ने कहा, सरदार भगत सिंह जी के पिता थे, उन्होंने कहा कि अरे माफ़ी मांग लो, ये ब्रिटिशर्स दे देंगे माफ़ी, बहुत लोग लगे हुए हैं, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। और पहले ऐसी स्थिति हो चुकी थी। प्रिवी काउंसिल में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी को, सजा को टालने के लिए अपील हो चुकी थी, लेकिन कुख्यात ब्रिटिश सरकार कहाँ सुनने वाली थी, उसने नहीं सुना। और कई लोगों को, मतलब जो सजा थी इनके ऊपर, क्या सजा थी, ट्रेन की डकैती, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए थे, लेकिन फांसी की सजा दे दी गई। तो भगत सिंह जी ने कहा कि हाँ मैं माफी मांग लूंगा, बिल्कुल माफी मांगूंगा। मैं यही माफी मांगता हूं अंग्रेजों से कि मुझे फांसी ना दी जाए, बल्कि गोलियों से छलनी कर दिया जाए। ये था उनका उदात्त स्वरूप। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइएगा कि एक फांसी का फंदा लटका हुआ होगा, 2 दिन पहले की बात होगी, सरदार भगत सिंह जी ये सोच करके, उनको क्या लगा होगा, डर लगा होगा ना उनको।
आप लोग बताइए सर, आप बताइए, आपसे तो कई बार मुलाकात हो चुकी, डर लगा होगा ना उनको? आप बताइए। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, आ रहे हैं, ठीक। तो डर, उनके जेहन में डर तो खत्म हो चुकी थी। जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बम फेंक करके चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अंग्रेज बहुत कुख्यात हैं, मत रुकना इनके सामने, भाग जाना, बम फेंकना, भाग जाना, पर्चे फेंक देना, जो भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के है कि ये बहरे कानों को सुनाने के लिए पर्चे फेंके गए हैं, फेंक देना। उन्होंने कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं भागने वाला। नहीं भागे वो, वहां पे वो वहीं पे रुके रहे और कहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते गए और कहे कि आओ हमको गिरफ्तार करो। सब देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वो नहीं भागे। और जिस दिन जा रहे थे तो उस दिन भी पन्ने को मोड़ करके गए हैं कि हमारे बाद की आने वाली पीढ़ी इस पन्ने के बाद रूस की क्रांति के बारे में पढ़ पाएगी। तो बहुत बड़ा योगदान है इन वीर अमर शहीद क्रांतिकारियों का। हम लोग वास्तव में एक दिन, मुझे लगता है कि शायद सिर्फ एक दिन ही क्यों ना साल का 365 दिन इनकी जो इच्छा है, ये जिस तरीके के भारत को देखना चाहते थे, जैसा सपना इन्होंने बुना था, तो हम वैसे सपने को क्यों नहीं बुन सकते हैं? अपने अमर शहीद क्रांतिकारियों के सपनों को हम क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? हम पूरा कर सकते हैं ना। मुझे लगता है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य हो, देश के आगे बढ़ाने में, देश के विकास में कहीं ना कहीं उसका रोल होना चाहिए। और वे सब रियल हीरो हैं, हमारे असली रोल मॉडल वही हैं, ना कि ये विस्की के प्रचार करने वाले, लाल दंत मंजन और डाबर मंजन के प्रचार करने वाले लोग, आंवला के इस तेल का जो है प्रमोशन करने वाले लोग। असली हीरो वही हैं। सगाई हो रही थी, पिताजी ने पत्र लिखा कि बेटा तुम्हारी सगाई तय कर दी गई। जान रहे थे परिवार वाले कि कहीं ऐसा नहीं। चाचा अजीत सिंह थे खेतों में, कह रहे थे कि पूछा कि चाचा ये क्या कर रहे हो? कहें गेहूं की जो है बालियां निकलेंगी, अभी बीज बो रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो चाचा बंदूक बोते हैं, एक बंदूक बोएंगे कई सारे निकलेंगे, ब्रिटिशर्स तो भाग जाएंगे तुरंत के तुरंत यहाँ से। ये था जज्बा उनके अंदर। जब लाहौर में पढ़ा करते थे तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लाला लाजपत राय, जब साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो सैंडर्स स्कॉट जो पुलिस अधिकारी थे, लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। तो उसी का बदला लेने के लिए, और लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील होगी। और भगत सिंह जी के दिन में ये बैठ चुका था। उन्होंने कहा था कि इस दुष्ट पुलिस अधिकारी को हम मारेंगे, और उन्होंने बदला लिया। तो मैं बता रहा हूं कि सगाई हो चुकी थी, घर से फरार हो गए, दिल्ली चले गए। परिवार वालों को पता चला, दिल्ली में आ गए, वहां से भाग के कानपुर आए। कानपुर में प्रताप में लिखना शुरू कर दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनको हम पत्रकारिता का सुकुमार कहते हैं, वहां पर लिखना शुरू कर दिया गया। दिल्ली में गए, कीर्ति में लिखा और छद्म नामों से लिखा, ताकि पता ना चले कि हमारे विद्रोह को, हमारे जो प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए। तो ये थे, एक जर्नलिस्ट भी थे, एक स्वप्न दृष्टा भी थे। क्यों थे? 1942 में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसमें सोशलिज्म को जोड़ा गया, और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1927 में ही बना दिया था। 50 वर्ष पहले ही 50 वर्ष का भारत कैसा होगा, उसके जो स्वप्न थे, उनके जो सपने थे, उन्होंने अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में लिख दी थी। तो ये विद्वान थे, उनको पढ़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि उनकी जो विचारधारा है उनको अपने हृदय में हृदयंगम करना जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से आप लोग कहीं ना कहीं उसमें एक हमारा साथ दें, और हम लोग सब लोग जोड़ करके उस तरीके का भारत बनाएं, एक अच्छा सुंदर प्यारा सा भारत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको।